हेलो गाइस, फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर्स देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ और इंटरेस्ट के साथ बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे EFB। फेसबुक वाले नहीं, EFB का मतलब होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया था? गिव द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो, नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। नीट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है और एम्स के अंदर भी। नीट और एम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, हु गिव्स द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन किसने दी थी? ऑप्शंस में दे दिए थे उन्होंने EFB, सेकंड FEB, थर्ड BFF, फोर्थ EFF। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा EFB। समझ आ गया? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी थी। अब वो डेफिनेशन क्या थी वो मैं बताऊंगा। देखो, डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन state that the integration of natural sciences and organism cell to produce product for human। देखो, मतलब सेम है। जो मैंने पहले बताई थी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों लगभग मतलब सेम है। देखो, यहां पे मैंने क्या बोला है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज और ऑर्गेनिज्म सेल। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना। बड़ी चीज को छोटा करना कहलाता है डिफरेंशिएशन, और छोटी चीज को बड़ा करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो यहां पे क्या करेंगे? सपोज हमारे पास सेल है, एग्जांपल के लिए यह हमारा सिंगल सेल है, ठीक है, या कोई बैक्टीरियल सेल है। अब एक बैक्टीरियल सेल को हमें क्या करना है? बहुत सारी बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बनाने हैं, ठीक है। तो एक से बहुत सारी चीजों को बनाया, मल्टीपल कर दिया ना, तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे कोविड के टाइम पर वैक्सीनेशन के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। उस फॉर्मूले का यूज करके कम टाइम में ज्यादा मेडिसिन का डेवलपमेंट किया। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कोविड का एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास क्या हुआ? फॉर्मूला डिजाइन कर लिया। फॉर्मूला डिजाइन करने के बाद कम टाइम में ज्यादा मेडिसिन की फॉर्मेशन की, ज्यादा मेडिसिन का डेवलपमेंट किया, ताकि सब जितने भी पॉपुलेशन है सबको कोवैक्सीन लग सके। समझ आ गया? तो किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ? वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प की वजह से। समझ आ गया? चलो, अब हम बात करेंगे
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देखो मैंने साइड में जो डायग्राम बनाया है इसके नीचे क्या लिखा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। यहां पे हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है मिक्स करके डीएनए को बनाना। देखो ये अच्छा खासा डीएनए था, ये भी डीएनए अच्छा खासा है, ये भी डीएनए अच्छा खासा है। हमने क्या किया, इसके अंदर कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद दूसरा डीएनए बनाया। ठीक है, यानी कि मिक्सचर हो गया ना, दो चीजों का मिक्सचर हो गया ये, तो इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। समझ आ गया। अब इसके अंदर, अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, उसे बोलेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टूल आता है इसके अंदर, सबसे पहला फर्स्ट आएगा इसमें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर सीजर। क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। देखो मॉलिक्यूलर सीजर्स, कैंची पता है काटेगी, तो यहां पे हमें क्या चाहिए, देखो इसे काटने के लिए, कट गया ना यहां पर, देखो ये वाला सेक्शन यहां पे कट गया, तो काटने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैंची चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है, ई कोराई। क्या है, ई कोराई। यहां पे ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझ आ गया। ये किसका काम करेगा, कट करने का। देखो निशान दिखा रहे हैं ना यहां पर, यहां से कट करेगा और यहां से कट करेगा। इस तरह से इसने यहां से कट कर दिया, देखो इसे भी यहां से इस तरह से कट कर दिया। कट करने के बाद देखो ये बन गया ना यहां पर, यहां से गायब हो गया। गायब किस वजह से हुआ, क्योंकि ई कोराई ने क्या किया, इस वाले सेक्शन को कट कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने इसलिए यहां पर लिखा है मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर यूज फॉर कटिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। यूज फॉर कटिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सीजर। अब देखो नीट के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा था, नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहां से निकाला जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहां से निकाला जाएगा, कौन सी सेल से निकाला जाएगा। ये निकाला जाता है ऑब्टेन फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये कहां पे पूछे गए क्वेश्चन है, ये भी नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है और एम्स के अंदर भी आए हैं। ठीक है, नीट और एम्स में पूछे गए क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहां से निकाला जाएगा, यूकैरियोटिक सेल से निकाला जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल से निकाला जाएगा, देख दोनों से निकाला जाएगा, फिर नन ऑफ दीज। समझ आ गया। चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहां से निकाला जाता है, यूकैरियोटिक सेल से निकाला जाता है। समझ आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एंडो न्यूक्लियेसिस, सेकेंड एक्सो न्यूक्लियेसिस। ठीक है,
एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस टू टाइप्स के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। डिफरेंस ये है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर एंडोन्यूक्लियस होता है ये कट द डीएनए, ये क्या काम करेगा, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा, इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर एंडोन्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस, जो कट करेगा स्पेसिफिक पोजीशन से। अब देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो जो ई कोराई है, ई कोराई ने स्पेसिफिक पोजीशन से कट किया है, जी और ए के बीच में से कट किया है। ऐसा नहीं है इसने ए के बीच में भी कट कर दिया या फिर ए और टी के बीच में भी कट कर दिया, ऐसा नहीं है ना। तो इसने सिर्फ एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट किया है, इसलिए इसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस। समझ आ गया। अब देखो ऊपर से भी देखो जी और ए के बीच में कट कर रहा है और नीचे भी जी और ए के बीच में कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होगा वो हमेशा एंड वाले पॉइंट को रिमूव कर देगा। क्या करेगा, जो एंड वाला पॉइंट है, सपोज जी और सी से रिमूव कर देगा, यहां से भी सी और जी को रिमूव कर देगा, बट ऐसा यहां पे नहीं हुआ। तो यहां पे कौन से एंजाइम ने काम किया है, एंडोन्यूक्लियस ने। समझ आ गया। देखो एक्सोन्यूक्लियस में क्या होगा, ये क्या काम करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड, remove nucleotide from the end of DNA molecule, from the end of DNA molecule। ठीक है, सपोज ये डीएनए मॉलिक्यूल है, देखो अब ये क्या काम करेगा, एंड से रिमूव करेगा, यहां से ये एंड है ना, ये वाला एंड है, यहां से क्या काम कर देगा, इसे रिमूव कर देगा, यहां से इसे रिमूव कर देगा, एंड से रिमूव करेगा। और ये क्या काम करेगा कि स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा। देखो यहां पे देखो स्पेसिफिक पोजीशन है तो यहां से कट करेगा, इसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। अगर ये एंड वाले सेक्शन को रिमूव करेगा तो क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। समझ आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस। इसका जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर आता है दो जबरदस्त एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी के अंदर। एक आता है इसमें ई कोराई, सेकेंड हिंद सेकेंड। ठीक है, और जो हिंद सेकेंड है वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। वो क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या है, फर्स्ट, ये है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, हिंद सेकेंड। समझ आ गया। चलो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा बताया मैंने अभी, कौन सा है, HIND, हिंद सेकेंड। कौन सा है, हिंद सेकेंड। और ये नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, नीट में ही पूछे गए क्वेश्चन है और एम्स के अंदर भी। ठीक है, नीट और एम्स दोनों में पूछे गए क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या है, हिंद सेकेंड, ना कि ई कोराई। क्योंकि बच्चों को जनरली ई कोराई पता होता है। देखो डायग्राम के अंदर भी ई कोराई दिया है, दो जगह पे, दो तीन जगह पर इस चैप्टर के अंदर ई कोराई दिया है, इसलिए बच्चों को ई कोराई रटा हुआ होता है कि ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा, बट ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कौन सा है, वो है हिंद सेकेंड। समझ आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मोर देन 900 900 रेस्ट्रिक्शन
enzyme, more than 900 restriction enzymes have been obtained from 230 strain of the bacteria. 230 strain of the bacteria. देखो स्ट्रेन पता है ना सभी को। जब हम बैक्टीरिया को कल्चर में ग्रो कराते हैं तो दो स्ट्रेन होते हैं, एक रफ और एक होगा स्मूथ। ठीक है, जेनेटिक्स में मैंने बता दिया था इसके बारे में। रफ होता है जिसके अंदर कोई ग्लूकोज की कवरिंग नहीं होती, जिलेटिन की कवरिंग अगर नहीं होगी उसे बोलते हैं स्मूथ। ठीक है, जिसके ऊपर जिलेटिन की कवरिंग होती है, जिसके ऊपर जिलेटिन की कवरिंग होगी उसे बोलेंगे स्मूथ, और जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी जिलेटिन की या फिर कोई लिपिड मॉलिक्यूल की तो उसे बोलते हैं रफ। समझ आ गया? तो स्ट्रेन 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है नेक्स्ट हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेमिंग की बात करेंगे। नेमिंग किस तरह से करते हैं, देखो इसमें एक जबरदस्त एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जो एनसीईआरटी का ना दिया हुआ है। देखो इस्केरिचिया कोलाई। ठीक है, इस्केरिचिया कोलाई RY13, इस्केरिचिया कोलाई RY13। देखो इसे ध्यान से देखना। देखो इसके अंदर नेमिंग किस तरह से करेंगे हम, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या आएगा, यहां पे क्या दिया है, देखो E कोर 1 क्या दिया है, यहां पे लिख देता हूं मैं। देखो E कोर 1 इस तरह से दिया है। अब देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लेटर ये रहा, यहां से आ गया। ये क्या है, फर्स्ट लेटर। ये आ गया जी, देखो ये आ गया फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट होता है, फर्स्ट जीन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या होता है, जीन होता है। सेकंड कहां से आएगा, यहां से। सेकंड 2 लेटर कहां से आएंगे, ये आ गए। देखो ये क्या आ गए, सेकंड 2 लेटर। सेकंड 2 लेटर कहां से आए, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पर सेकंड 2 लेटर। सेकंड 2 लेटर्स कहां से आए, स्पीसीज से। ठीक है, फर्स्ट लेटर कहां से आया, जीनस। सेकंड आया, सेकंड 2 लेटर्स कहां से आए, स्पीसीज से। यहां पे आता है नेक्स्ट आर। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट करेगा रफ स्ट्रेन को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है रफ स्ट्रेन। आई बताया था ना मैंने। और नेक्स्ट आता है आई, ये क्या है, फर्स्ट। ये फर्स्ट। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरह से उसका मतलब कैसे उसे निकाला गया है। ठीक है, नंबरिंग क्या है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबरिंग को रिप्रेजेंट करेगा। इसका नंबर क्या है, ये नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ गया? समझ आ गई नेमिंग किस तरह से की है। देखो सबसे पहले इस्केरिचिया कोलाई RY13 इसका नाम है। ठीक है, क्या है, ये बैक्टीरिया है। अब देखो ई कहां से आया है, ई आया है तुम्हारा इस्केरिचिया से। इस्केरिचिया का जो फर्स्ट लेटर है उसे बोलते हैं जीनस। क्या है, फर्स्ट लेटर को जीनस बोलते हैं। और सेकंड को क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। तो स्पीसीज से हमने क्या लिया, 2 लेटर्स को निकाल लिए। ठीक है, तो हमेशा इसमें याद रखना कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकालेंगे बनाएंगे, उसके अंदर जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा किससे होगा, जीनस से होगा। सेकंड 2 लेटर्स कहां से होंगे, स्पीसीज से होंगे। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रफ और स्मूथ स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है।
और ये रिप्रेजेंट करेगा नंबरिंग को, कि किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ है, किस नंबर को से निकाला गया है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियसिस। देखो न्यूक्लियसिस क्या होता है? न्यूक्लियसिस का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स belong to the large scale of class, large scale of class, ठीक है, known as न्यूक्लियसिस, ठीक है। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक लार्ज क्लास को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियसिस। सपोज ये कमरा है, ठीक है, इस पूरे कमरे को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियसिस। और इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल बंदा है जो तुम्हारी सीट पे बैठा है, जो क्लास के अंदर प्रेजेंट है, उसे सिंगल बंदे को बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सिंगल बंदे को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और सबको मिला के क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। उस ग्रुप को यहाँ पे बोलने हैं ग्रुप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियसिस। ग्रुप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियसिस। समझ आ गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस always recognize palindromic sequence, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो हमेशा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद कट करेंगे। क्या करेंगे? पहले एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है जो आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम मतलब होगा। आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम मतलब होगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे ले लेता हूं सबसे पहले मैं MALAYALAM, ठीक है। अब देखो पीछे से पढ़ो या फिर इसे आगे से पढ़ो, ठीक है, क्या आएगा? सेम मीन होगा तो, ठीक है। बैक से पढ़ो या फिर फ्रंट से, ठीक है। आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम मतलब आ रहा है तो इसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बट यहाँ पे मलयालम नहीं लिखना ना हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो GAATTC, ठीक है। अब यहां से पढ़ो GAATTC, समझ आ गया? GAATTC और यहाँ पर GAATTC, तो यहाँ पे क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब देखो यहाँ पे लिखना चाहूँ अगर मैं, यहाँ पे इसे मिटा के लिख देता हूँ। देखो इसे हटा के अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे एग्जाम्पल, देखो ध्यान से देखना, ये मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा GAATTC, ठीक है। अब यहां से लिख रहा हूं GAATTC। अब देखो इधर से पढ़ो GAATTC, इधर से पढ़ोगे GAATTC, सेम मतलब निकल रहा है, ठीक है। समझ आ गया? चलो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टूल की। लेकिन नेक्स्ट टूल की बात करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो इकोराई ने क्या किया? सबसे पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद ये सेंटर से थोड़ा सा हटके, देखो यहाँ पे सेंटर है, इससे थोड़ा सा हटके यहां से कट करेगा। हमें से क्या करेगा?
यहां से कट करेगा, तो इसीलिए जो इकोराई होता है, इसलिए जो इकोराई होता है, ठीक है, इकोराई कहां से कट करता है हमेशा, हमेशा ये कट करेगा GAATTC, हमेशा कहां से कट करेगा, ये करेगा G और A के बीच में से, ठीक है, हमेशा G और A के बीच में से कट करेगा। कहां से कट करेगा, कट बिटवीन G एंड A, ठीक है, हमेशा G और A के बीच में से ही कट करेगा। एक बोला ना मैंने, स्पेसिफिक पॉइंट से कट करेगा, उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा, ठीक है, यानी कि हमेशा G और A के बीच में से ही कट करेगा। ऐसा नहीं है कि A और A के बीच में से भी कट कर रहा है, A और T के बीच में से भी कट कर रहा है। समझ आ गया, समझ आ गया इतना। तो यहाँ पे मैं वही चीज बता रहा हूं कि सबसे पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान लिया ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस को पहचानने के बाद सेंटर से थोड़ा सा हटके कट करेंगे, ठीक है, और G और A के बीच में से कट करेंगे इस तरह से। ये किसकी प्रॉपर्टी है, इकोराई की। अब कट करने के बाद क्या बनेगा, देखो कट कर दिया, कट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो स्टिकी एंड लिखा है, क्या लिखा है, स्टिकी एंड। अब स्टिकी एंड का मतलब क्या होता है, देखो नेक्स्ट आता है स्टिकी एंड। अब देखो स्टिकी एंड का मतलब क्या होता है, स्टिकी एंड का मतलब होता है ओवरहैंगिंग stretches on each strand of DNA, देखो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस यानी कि लटके हुए, देखो दिख रहा है ना यहाँ पर ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है ना लटका हुआ है, ये वाला हिस्सा लटका हुआ है, ऐसा रियलाइज हो रहा है ना, ऐसा रियलाइज हो रहा है, देखो ये लटका हुआ हिस्सा है, तो इसी को इसलिए ऐसे बोलते हैं हम ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये भी डीएनए है और ये भी डीएनए है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है ईच स्ट्रैंड के ऊपर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस यानी कि लटका हुआ हिस्सा। देखो यहाँ पर देखो, ये भी लटका हुआ है और ये भी ऊपर से देखोगे ये भी लटका हुआ हिस्सा है, ऐसा लग रहा है देखो टूट जाएगा, यहाँ से ये भी लग रहा है टूट जाएगा। तो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर अदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, ठीक है, अदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं, देखो इकोराई मैंने बता दिया सभी को, कौन सा बता दिया मैंने, इकोराई, ठीक है, इकोराई मैंने बता दिया, और कौन सा बता दिया, दूसरा मैंने बताया है हिंद सेकंड। इसके अलावा और भी होते हैं, नीट के लिए याद कर लेना, वैसे जरूरी नहीं याद करने, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है बाम H1 हो गया, और इकोराई, हिंद थर्ड भी होता है, ठीक है, बाम H1 इकोराई हिंद थर्ड। ये कहां से कट करेंगे, ये हमेशा कट करेंगे जी से, और ये कट करेगा G और A के बीच में से, और ये कट करेगा A और A के बीच में से। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिखा है हिंद सेकंड और यहाँ पे हिंद थर्ड, तो हमेशा बाम H1 G के बीच में से कट करेगा, इकोराई G और A के बीच में से कट करेगा, और हिंद थर्ड A और A के बीच में से कट करेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि PST, सान एंड SMA, ठीक है, PST1 साल1 और समावन, PST1 साल1 और समावन, इसका क्या होता है, इसमें देखो सबसे पहले याद करने का तरीका है जी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे अटक याद रख लेना, ATC अटक, क्या याद रखोगे,
हमेशा ATC। समझ आ गया? समझ आ गया? देखो ये नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, ठीक है, फटाफट, ठीक है। नीट और एम्स में पूछे गए क्वेश्चन है कि भाई बाम H1 GG के बीच में से कट करेगा, इकोर 1 G A के बीच में से कट करेगा, हिंद थर्ड A और A के बीच में से कट करेगा, इसके अलावा PST1 G और A के बीच में से कट करेगा, साल 1 G और T के बीच में से कट करेगा, और समा 1 G और C के बीच में से कट करेगा। समझ आ गए? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं एनसीईआरटी के अंदर, सिर्फ दो दिए हैं, एक है इकोराई एंड सेकंड हिंद सेकंड। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता है वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? क्लोनिंग वेक्टर। देखो क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर का मतलब होता है लेकर जाने वाला, जो बंदा लेकर जाएगा। सपोज मैंने गाड़ी बना दी, अब गाड़ी हमें लेकर जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा? गाड़ी हो जाएगी वेक्टर। समझ आ रहा है? जो बंदा लेकर जाएगा उसे बोलते हैं वेक्टर। बाइक है वेक्टर है, कार है वेक्टर है, एरोप्लेन है वेक्टर है। समझ आ रहा है? तो जो लेकर जाएगा उसे बोलते हैं वेक्टर। और यहाँ पर क्या काम करेगा? वेक्टर किसे बोलेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने वेक्टर, अभी सारे के सारे टर्म को मैंने बता दिया। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया यहाँ पर, ये क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, दो अलग अलग डीएनए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने बता दिया क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या है? वेक्टर, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मैंने बता दी, सब चीजें मैंने बता दी है। बस ये बचा है अभी वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए जो लेकर जाएगा, देखो ये लेकर जा रहा है ना, ये इसके ऊपर लेकर जाएगा। अब देखो ये तो तुम हो या फिर मैं हूं, और ये गाड़ी समझ लो, ये गाड़ी है, ठीक है। ये और ये तुम हो या फिर मैं हूं, और ये गाड़ी है। देखो इसे उठा के इसके ऊपर रख दिया और ये अब लेकर जाएगा, ठीक है। इसे उठा के रख देना इसके ऊपर, तो ये क्या है? गाड़ी है, तो लिखा है ऊपर वेक्टर डीएनए, तो ये क्या है? वेक्टर डीएनए। समझ आ गया? लेकर जाने वाला, जो लेकर जाएगा, अब ये इसे लेकर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। और जिसे लेकर जाएगा होगा फॉरेन, क्या हो जाएगा? फॉरेन डीएनए, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी, फॉरेन ऑर्गेनिज्म। समझ आ गया? जिसे लेकर जाएगा वो फॉरेन हो जाएगा, और जो लेकर जा रहा है वो हो जाएगा वेक्टर। समझ आ गया डिफरेंस? चलो तो यहाँ पे वेक्टर में वही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना। अ डीएनए मॉलिक्यूल, a DNA molecule at which foreign DNA attached and that DNA delivered or transfer into the host, ठीक है। अब देखो वेक्टर मैंने क्या बताया? वेक्टर जो लेकर जाएगा, अब देखो ये इसे लेकर जा रहा है, अब कहां पर लेकर जाएगा उसे बोलते हैं होस्ट, ठीक है। जहां पर लेकर जाएगा, जो डेस्टिनेशन है उसे बोलेंगे होस्ट। अब इसे मैं एक डायग्राम से बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा, जबरदस्त। जो ये डायग्राम बनाया है इसी को मैं अलग फॉर्म में बनाऊंगा, यानी कि प्लाज्मिड की फॉर्म में। ये डीएनए की फॉर्म में है और मैं साइड में बनाऊंगा प्लाज्मिड की फॉर्म में, और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वेक्टर क्या है एक्चुअल में। क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ने दिया ना, तो होस्ट समझ नहीं आएगा। सब क्लियर कर दिया मैंने। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अलग अलग डीएनए, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये फॉरेन डीएनए, ये वेक्टर डीएनए। अब ये इसे लेकर जा रहा है इसलिए इसे वेक्टर डीएनए बोलेंगे, और इसे लेकर जा रहा है ये फॉरेन डीएनए हो जाएगा। स्टिकी एंड्स मैंने बता दिए, अब ये आपस में चिपक जाएंगे। कौन चिपकाएगा? मैंने लिखा है ना डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज का काम होता है जोड़ना, ज्वाइंट करना दोनों को। समझ गया? अब जुड़ने के बाद, समझ आ गया सभी को? अब जुड़ने के बाद ये कहां पर जाएंगे? ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करेंगे इसे, ठीक है। वो मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, जबरदस्त। देखो लेकिन डायग्राम में बताने से पहले
मैं बता देता हूं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर बताया तो टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं कौन कौन से, किसकी बात करेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं उसकी बात करेंगे हम। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्लाज्मिड, सेकंड बैक्टीरियोफेज, थर्ड कोस्मिड। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा प्लाज्मिड, सेकंड बैक्टीरियोफेज और थर्ड हो जाएगा कोस्मिड। देखो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड की डेफिनेशन मैंने पहले ही बताई है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड, क्या है बोलो फटाफट साथ में, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड सर्कुलर आ जाएगा यहां पर, सर्कुलर। ठीक है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। जो सर्कुलर होगा और खुद से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इसके बाद जो मैं डायग्राम बनाऊंगा ना उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि प्लाज्मिड किस फॉर्म में होता है और कैसे वो रेप्लिकेट करेगा। समझ आ गया? देखो बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड की शक्ल कैसी होती है? इस तरह की, ये हो गया प्लाज्मिड। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज किस तरह से दिखता है? ये रहा। ठीक है भाई, ये बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज यहां पर आ जाएगा। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। ठीक है, इन्फेक्टेड यहां पे हो जाएगा ये इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल। ठीक है, और कोस्मिड के पास होती है कोस साइट, यहां पे होगी। ये एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल, ये क्या है? हाइब्रिड मॉलिक्यूल है। हाइब्रिड मॉलिक्यूल हैविंग कोस साइट। हाइब्रिड मॉलिक्यूल हैविंग कोस साइट। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना। अब मैंने क्या बताया, सारे के सारे वेक्टर हैं। वेक्टर मतलब लेकर जाएंगे। किसे लेकर जाएंगे भाई? डीएनए को लेकर जाएंगे। अब देखो जब ये डीएनए को लेकर जाएंगे तो जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे वो डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे ही वो मल्टीप्लाई होगा। उसी को बोलते हैं कॉपी नंबर। क्या बोलते हैं? कॉपी नंबर। कॉपी नंबर मतलब जितनी बार डीएनए मल्टीप्लाई हुआ, जितनी बार बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुआ, उतनी बार डीएनए मल्टीप्लाई हुआ, उसे बोलते हैं कॉपी नंबर। तो सबसे ज्यादा कॉपी नंबर किसका होता है? बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखवा देता हूं, हो सकता है पूछ ले। तो मैक्सिमम यहां पे लिखवा देता हूं बैक्टीरियोफेज हैविंग मैक्सिमम कॉपी नंबर। बैक्टीरियोफेज हैविंग मैक्सिमम कॉपी नंबर। ठीक है, यह भी ध्यान रखना भाई, नीट के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, नीट के अंदर पूछ सकता है और ये एम्स के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नीट के अंदर पूछ सकता है कि भाई जो यहां पर बनाए प्लाज्मिड, ऑप्शंस में दे देगा प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कोस्मिड, हिंद सेकंड, हिंद फर्स्ट, कुछ भी दे देगा। ठीक है, उसमें से वो पूछ लेगा कि मैक्सिमम कॉपी नंबर किसका होता है, किसके मल्टीप्लाई करने की स्पीड ज्यादा होती है, किसकी होती है? बैक्टीरियोफेज की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। समझ आ गया? चलो हम लास्ट बात करेंगे, जो मैं अभी बता रहा था कि डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। सब चीजों को तो ध्यान से देखना। जो मैंने यहां पे डायग्राम बनाया है ना राइट साइड में, ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है
इसको मैं कंप्लीट डायग्राम बनाऊंगा। एनसीईआरटी के अंदर 2 डायग्राम्स दिए, ठीक है, एनसीईआरटी में 2 फिगर्स दिए हैं, फर्स्ट ये वाला दिया और सेकंड प्लाज्मिड की फॉर्म में दिया है, वो देखना ध्यान से। देखो सबसे पहले यहां पर सेम इसी तरीके से ठीक है भाई, ये क्या हो गया प्लाज्मिड, ये है अपना, ये है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड और इसी को बोलते हैं वेक्टर, यही क्या है, ठीक है, प्लाज्मिड और यही क्या है वेक्टर, और ये है फॉरेन, ये है फॉरेन डीएनए, ये है फॉरेन डीएनए और ये क्या है, ये है वेक्टर डीएनए, ठीक है भाई। इधर भी देखो साइड में, ये है वेक्टर डीएनए और ये है फॉरेन डीएनए, इसी तरह से मैंने सेम बनाया यहाँ पर, ये है फॉरेन डीएनए और ये वेक्टर डीएनए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कट करने के लिए हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखो ये आ गया यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पे बना दिया भाई ई कोराई, ठीक है, ये क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये क्या है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अभी क्या काम करेगा, कट करेगा, ठीक है भाई, यहां से इसे कट कर दिया, देखो ये यहां से क्या काम कर दिया, यहां से कट किया है, ठीक है, कट कर दिया और यहां से इसे भी कट करेगा, यहां से इसे कट कर दिया, यहां से, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया, ये वाला हिस्सा रिमूव कर दिया इसने, ठीक है, और यहां से भी इसे क्या कर दिया, कट करने के बाद यहां से इसे रिमूव कर दिया। अब देखो रिमूव करने के बाद कैसे दिखेगी इसकी शक्ल, ठीक है भाई, ये वाला हिस्सा कट कर दिया ना। अब यहां पे देखो इसी तरह से यहां पे देखो ये बना दिया मैंने, ये फटाफट स्पीड से, ये रहा, ये बन गया भाई, ठीक है, यहां पे ये रहा इस तरह से, ठीक है भाई, ये वाला हिस्सा कट कर दिया, यहां से ये कट कर दिया। अब कट करने के बाद जो ये वाला हिस्सा बचा है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा ये रहा यहाँ पर, जो ये वाला यहां से कट हुआ है ना, कट हुआ देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्या कट हुआ इससे। अब कट करने के बाद इसे क्या किया, यहां से इसे ऐड कर दिया, किसकी हेल्प की वजह से ऐड करेंगे भाई, यहां पे यूज करेंगे डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज ने क्या किया भाई, इस वाले हिस्से को यहाँ पे अटैच कर दिया, ऐड कर दिया, देखो ऐड करने के बाद इस तरह का दिखेगा, ये रहा भाई, ये रहा भाई, ऐड कर दिया, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है भाई, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बना रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेंट बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। अब क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट का डीएनए का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, मिक्स हुआ हुआ डीएनए, देखो इसे यहां से कट किया, यहाँ पे अटैच कर दिया, अब ये क्या हो गया, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं क्या करूंगा, इस रोग के रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, क्या किया, यहाँ पे मैंने इसे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ठीक है भाई, बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया में डालने के बाद अब जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, बैक्टीरिया में डाल दिया, ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये है ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई मत समझ लेने से, इसके नीचे कोलाई है, ये क्या है बैक्टीरिया, इसके नीचे कोलाई, और एंजाइम कौन सा यूज किया था, ई कोर वन, समझ आ गया, ई कोलाई बोलते हैं इसे, और ये क्या है, इसके नीचे कोलाई, बैक्टीरिया का अंदर डाल दिया।
अब जे जैसे मल्टीप्लाई करेगा, अभी क्या काम करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब जे जैसे ये मल्टीप्लाई करेगा, देखो इसने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रहा, देखो यहां पर इसने मल्टीप्लाई किया, देखो 1 से 2 बन गए। अब जब बैक्टीरिया यानी कि इसके नीचे कोलाई जब 1 से 2 बनेंगे तो इसके अंदर जो प्लाज्मिड है भाई वो भी तो 1 से 2 बनेगा, वो भी क्या करेगा भाई, वो भी तो 1 से 2 बनेगा। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये भी 1 से 2 बनेगा। तो जो इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए थे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड थे, वो भी डबल हो गए। बैक्टीरिया डबल हुआ तो वो भी डबल हो गए। समझ आ रहा है? और मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, याद आ रही है? डेफिनेशन मैंने ये अभी ने डेफिनेशन दी थी कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज और ऑर्गेनिज्म की सेल को इंटीग्रेट करना, ज्यादा करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो यहाँ पे वही तो हुआ है भाई। यहाँ पे देखो एक सेल थी, 1 से 2 हो गई, और जो डीएनए था वो भी डबल हो गया। तो डेफिनेशन सेम फिट हो गई ना, बिल्कुल। समझ आ रहा है? तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जबरदस्त लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।